ओके, ये कहानी है एक जवान का। मैं पलटन में उस टाइम पर यंग ऑफिसर था, शायद 2 साल नौकरी थी मेरी, और ये जवान नया नया आया था। लेकिन सबसे अलग था ये, बिल्कुल सबसे अलग। पहली बात तो जितने जवान थे ये उन सबसे लंबा था। दूसरी बात, ये जवान कोई गलती नहीं करता था। तीसरी बात, मुझे ये बताया गया कि जो सबसे समझदार और काबिल बच्चे हैं हिंदुस्तान के, वो इस शिविर में हैं। तो मेहरबानी करके उस सोच के काबिल बनिए। तो ये जवान सबसे अलग था। 2 महीने के अंदर जितने अभी तक हमने बातें की लीडर क्या होता है, सिर्फ 2 महीने में वो उस पात्र के लायक माना गया। वो लीडर बन चुका था। लोग उसको देखते थे और उम्मीद करते थे कि वो उनको मदद करे, वो उनको रास्ता दिखाए। ये 2 महीने के अंदर है। सबसे पहले मौका आया, हमारा एक परीक्षा होने वाला था जिसमें हमने 4 दिन चलना था। वो परीक्षा पहाड़ी इलाके में था। 30 केजी वजन लेके हमको चलना था। तो जब हम चल रहे थे तो बीच में एक घोड़े वाला, जो गांव वाला है, जो घोड़े लेके चलता है, अपने देसी घोड़े, खच्चर या घोड़े, वो जा रहा था। तो हमने सोचा हमें तो कोई देख नहीं रहा है, हम चोरी क्यों नहीं करें। हमने बोला कि हमारा जो सामान है उतारते हैं, उस घोड़े के ऊपर रखते हैं, उसको 100 रुपए देते हैं, वो 4 किलोमीटर ले जाएगा। हम सब ने पिट्ठू उतारा अपना, मैंने भी उतारा है, लेकिन जमींदार खान ने नहीं उतारा है। क्यों नहीं उतारा है? क्योंकि उसने बोला साहब ये परीक्षा है और मैं अपना पिट्ठू नहीं उतारूंगा। तो एक जवान 2 महीना नौकरी का, मैं उस टाइम पर ऑफिसर था, 2 साल नौकरी थी मेरी। वो मुझे सबक सिखा रहा था, किसमें? ईमानदारी में। यह होता ईमानदारी, सही चीज करना जब कोई हमें देख नहीं रहा है। तो यह पहला सबक था। एक दिन बाद जब हम एक जगह पर रुके थे, चलने वाले थे, तो एक पुराना जो सीनियर उस्ताद था उसने बोला साहब रेडियो सेट, जो रेडियो सेट हमारा होता है मोटरोला, जो आप देखते हो लोगों के पास, वो गुम हो गया था उससे। तो वापस जाना था 6 घंटे पैदल। पहाड़ी इलाके में कोई भी तैयार नहीं था। जब हम सब उसको गाली दे रहे थे कि तुम्हारे वजह से छूटा है ये रेडियो सेट, एक आदमी खड़ा हुआ है जाने के लिए वापस 6 घंटे, जबकि हम 3 दिन पैदल चल रहे थे तब तक। ये जवान था जमींदार खान। उसने अपना पिट्ठू उठाया, बोला सर मैं जाके ले आता हूं। ये दूसरा सबक था। दूसरा सबक क्या? कि अपने टीम के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो वापस गया वो। इत्तेफाक से हम 1 घंटे करीब पैदल चले थे, तो सड़क, वो जो रास्ता था उसके ऊपर पगडंडी, उसके ऊपर रेडियो सेट मिल गया। हम लेकर के वापस आए। कंपटीशन में हम फर्स्ट तो नहीं आ सके, लेकिन हमने 2 बहुत जबरदस्त जिंदगी के लिए सबक उससे सीखा था, उस जवान से। वापस आए, 2-3 महीने और गुजरे, और समय आया था जमींदार खान को पहली बार फौज में आने के बाद पहली बार घर जाने का। वो मुझसे बात करता था अक्सर। उसके 2 ही सपने थे। ये काफी साल पहले की बात है। उसने उसके माताजी के लिए, मदर के लिए एक घड़ी खरीदना था। So I'm sure you appreciate a lady's watch he wanted to buy for his mother. कैंटीन से लेडीज का घड़ी अपने मदर के लिए। दूसरा चीज मिक्सी, जो मिक्सर ग्राइंडर अभी आजकल सबके घरों में होता है, उन दिनों नहीं होता था। वो अपने मां के लिए वो मिक्सी खरीदना चाहता था। और अपने पिताजी के लिए
काले वाले चमड़े के जूते, इतने ही जमींदार खान के सपने थे उस टाइम पर। उसका छुट्टी जाने का समय आया और वो छुट्टी गया। शाम को 6 बजे मुझे फोन आया रेलवे स्टेशन मास्टर से। जैसे छोटा गांव है वैसे ही छोटा स्टेशन था, 2 ट्रेन चलती थी वहां से। स्टेशन मास्टर का फोन आया और मुझसे स्टेशन मास्टर ने बोला कि सर बहुत मेहरबानी, स्टेशन में आग लग गया था लेकिन आपके जवानों ने मदद किया और मैंने किसी जवान को नहीं भेजा था मदद के लिए। तो जब उसने आग बोला था तो हम सब क्यूआरटी लेकर के, मैं खुद गया था रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जो वेटिंग रूम था उसके बगल में होटल भी था छोटा सा। उस होटल के वजह से गैस सिलेंडर या बिजली का शॉर्ट सर्किट आग लगा था और पूरा जो वेटिंग रूम है वो फुल जला हुआ था। हमारे आने से पहले 2 फायर इंजन वहां पर पहुंच गई थी और उन्होंने पानी डालकर आग को बुझा दिया था। क्योंकि आग लग गई थी, रेलवे स्टेशन की लाइटें बंद हो चुकी थी, अंधेरे का टाइम था। जैसे मैं वेटिंग रूम के अंदर जाने लगा तो पूरा धुआं था। कहीं शॉर्ट सर्किट का बिजली हो रहा था, कहीं पानी टपक के करके पानी जैसे भाप होता है एकदम गर्म तवे पे, वैसा हो रहा था। ये माहौल था उस कमरे में, पूरा धुआं था। हमने सब ने रुमाल गीला करके रखा था अपने पास। मैं अंदर जाने वाला ही था, दरवाजे से एक आदमी आया दूसरे कमरे से अंदर और उसके कंधे पर एक और इंसान था, आदमी था औरत था, उस वक्त हमें नहीं मालूम था। तो नजदीक आया तो मैंने देखा जमींदार खान। उसने सबसे पहले उस इंसान को मेरे हाथ में दिया है। वो एक यंग लेडी थी, एक जवान औरत, तकरीबन 22 या 23 साल। वो होश में नहीं थी। उसने मुझे दिया है। मैं जमींदार खान को रोकने ही वाला था, उसने बोला साहब छोटा बच्चा है, और वो भाग चला अंदर गया है। तकरीबन 2 या 3 मिनट बाद वो एक छोटे बच्चे को लेके आया, पूरा लपेटा हुआ था। जैसे ये मान लो ये कपड़ा, अभी इतने गंभीर हालत में उसका दिमाग फिर भी चल रहा था। उसने या तो पर्दा है, पर्दे को खींचा था, या तो जो बेडशीट था वो बेडशीट को बाथरूम के बाल्टी में उसने पानी में भिगोया था और उस बच्चे को पूरा लपेट दिया था उसके अंदर, पूरा फुल। मतलब बच्चे का हमें कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन गीला था वो। और उस बेडशीट को गीला करने के वजह से वो बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी, मतलब एक बाल भी नहीं जला उस बच्चे का। वो बच्चे का उम्र था 6 या 7 महीने। जब जमींदार खान बाहर आया था ये बच्चा देने हमें, तो उस वक्त उसके सिर पर एक चोट था, उसका कमीज फटा हुआ था, यहां से खून निकल रहा था और नीचे से कमीज थोड़ा जला हुआ था। बच्चे को दिया उसने बोला साहब एक आवाज आ रहा है, मैं जा रहा हूं, और फिर वापस गया है। अब मैं वापस क्यों उसके साथ उस वक्त गया नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है मैं उस जितना बहादुर नहीं हूं, या था। हो सकता है मैंने सोचा कि मेरे को बाहर रह करके बाकी को काबू करना है, हो सकता है मेरा दिमाग चला ही नहीं। लेकिन मैं उसके साथ तीसरी बारी उस कमरे के अंदर जा नहीं सका। इस वक्त तक हम सब बाहर खड़े होकर के खांस रहे थे, लेकिन वो फिर गया अंदर तीसरी बारी। जब मुझे थोड़ा सा अकल आया तो मैं भी जाने लगा, तो ऊपर से एक जो लकड़ का वो बीम होता है, वो बीम गिरा और हम जा नहीं सके आगे। लेकिन 2 मिनट बाद एक और इंसान को वो लेके आया उठा के। ये एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत बिल्कुल बेहोश थी और उसका बाएं हाथ जला हुआ था। उसको इसने छोड़ा जमींदार ने मेरे पास, और छोड़ने के 1 मिनट के अंदर जमींदार बेहोश हुआ है, मेरे हाथ में बेहोश हुआ है। जमींदार खान को तो हम ले गए बाहर। हमारा जब यूनिट गया था, क्यूआरटी गया था, तो एमआई मेडिकल डॉक्टर वगैरह सब जाते हैं उसकी गाड़ी में। जो ये 3 लोग थे, एक नानी थी, उसकी बेटी
और उसकी बेटी। सबसे छोटी का उम्र 6 या 7 महीने था और नानी का उम्र तकरीबन 65 साल। एक एक ईमानदार इंसान के वजह से 3 लोग उस दिन बचे हैं। जमींदार खान 2 दिन अस्पताल में रहा है, लेकिन उसके शरीर में 75% बर्न हुए थे, मतलब 75% जल गया था शरीर। जो कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं उसने इनहेल किया, जो सांस ली उसने कार्बन डाइऑक्साइड की, और जो गर्म धुआं उसने इनहेल किया है, उस धुआं के वजह से उसके फेफड़े अंदर से जल गए और ये जलन के वजह से 2 दिन बाद जमींदार खान शहीद हुआ। शहीद होने से पहले मैं उसको मिला था अस्पताल में। उसके हाथ में छोटा वाला फोन था। उन दिनों नए नए छोटे वाले फोन आए थे, जैसे आप लोग यूज करते हो वैसे महंगे वाले नहीं, बिल्कुल सस्ता छोटा फोन। उस फोन पर मैंने देखा कि जो लास्ट 3 कॉल उसने मारा था वो मुझे मारा था, लेकिन कोई काम होने की वजह से मैंने वो फोन उठाया नहीं। मरने से पहले उसने एक बात बोला मुझे कि साहब मेहरबानी करके घर पे मत बताओ कि मैं कैसे मरा। तो फौज में एक रिवाज होता है, अच्छे यूनिटों में एक तरतीब होता है, एक रिवाज होता है, जहां पर हम फौजी को अपने आखिरी सफर में अकेले नहीं भेजा करते, हम साथ चलते हैं उसके। तो क्योंकि वो मेरे करीब और पसंदीदा था और होनहार जवान था, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे नियुक्त किया है जमींदार खान के साथ उसके आखिरी सफर में जाने का। और मैं गया उसके साथ। मैं जानता नहीं हूं यहां राजस्थान से कोई है, तो बाड़मेर जिला में एक गांव है खलीफों की बावड़ी। तो खलीफों की बावड़ी में मैं गया था उसको लेके। मुझे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने आदेश दिया था, आदेश नहीं एक गुजारिश था, कि जले हुए शरीर को रिश्तेदारों को देखने मत देना, देखने में बड़ा ठेस पहुंचता है। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो हम गए। तो मगरिब या दोपहर और शाम के नमाज के बीच को मगरिब का नमाज कहते हैं। तो मगरिब के नमाज का टाइम था। जब जमींदार खान को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, ये हम नहीं सोच रहे थे कि जमींदार खान एक स्पेशल जवान था। ये पूरा गांव, पूरा ब्लॉक समझ रहा था कि ये स्पेशल है, क्योंकि उसके आखिरी सफर में कम से कम 500 या 600 लोग हाजिर थे। छोटे गांव होते हैं रेत में, 50-60 लोगों का कस्बा होता है, लेकिन इतने लोग आए थे उसके आखिरी रास्ते में, आखिरी सफर में। तो अजान का वक्त था, नीचे मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी और कब्र में जमींदार खान को दफनाया जा रहा था। तब उसकी मदर फातिमा भी उसकी नाम है, छोटी सी है, वो भीड़ से बाकी आई। मैं ऐसा ही वर्दी पहना हुआ था। वो मेरे इधर से आई और मेरा वर्दी को पकड़ के उसने फाड़ा। ये बटन 2 मेरे टूट गए जब उसने फाड़ा, क्योंकि वो मां है, मां का दर्द सिर्फ मां ही जानती है। उसने फाड़ा और उसे मुझसे पूछा, क्रोध में, दुख में, शौक में, जितना चोट एक मदर या फादर को पहुंचता है उसका हम एहसास नहीं कर सकते, सिर्फ वो कर सकते हैं। तो उसने उस वक्त मुझसे पूछा कि बता मेरा बेटा मरा कैसे। उस टाइम पर मुझे यह पता चला, आपने बोला संस्कार, तब मुझे पता चला कि जमींदार खान के पास जो संस्कार थे वो आए कहां से। जमींदार खान के पिताजी निकले बीड़ से बाहर।
उस रेत में वो बिल्कुल सफेद, मतलब एक एक दाग या धब्बा नहीं था, सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, बहुत लंबे थे, मतलब मेरे से तो 4-5 इंच और लंबे थे वो, बिल्कुल। मतलब जो रेत में लोग बाहर धूप में काम करते हैं वैसा शक्ल था उनका, मतलब टाइट। वो पहले तो आए, उन्होंने अपने वाइफ के कंधे पर हाथ लगाया और उसको पीछे किया है। और ये एक आम गांव में रहने वाला इंसान है और मैं एक फौज का ऑफिसर था, उस टाइम गया था, ऐसे वर्दी में था। तो वो आए मेरे से पीछे, मेरे कंधे पर हाथ लगाया और सबके सामने मुझे बोला, साहब आप ये मत बताओ कि जमींदार मरा कैसे। बोला साहब आप ये मेहरबानी कर दो और हमें बताओ कि जमींदार खान जिया कैसे। तो इतना याद रखना बच्चों, हम सब मरेंगे, ये गारंटी है मेरा। लिख के ले लो, कहीं भी लिख के ले लो, किसी से भी लिख के ले लो। आज तक नहीं मरने वाला पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन आप जिंदगी जियो इस तरीके से कि आपके जाने के कई कई सालों बाद लोग बोले कि अगर जीना है तो ऐसे जीना है। तो जमींदार खान बनने की कोशिश करो आप।